हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू अवर चैनल द नेक्स्ट लेवल एकेडमी। आज हम करने वाले हैं 18 सितंबर का करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वाज द कंट्रीज फर्स्ट वंदे मेट्रो इनॉग्रेटेड, यानी देश की पहली वंदे मेट्रो किस राज्य में शुरू की गई है। तो किस राज्य में की गई है? ये गुजरात में की गई है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इंडिया का पहला वंदे मेट्रो गुजरात में इनॉग्रेट हुआ। ये एक हाई स्पीड मॉडर्न ट्रेन है जो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी और पैसेंजर फ्रेंडली फैसिलिटीज़ हैं। इस मेट्रो का पर्पस है कि लोगों को फास्ट और कंफर्टेबल ट्रेवल का एक्सपीरियंस दे सके, खासकर छोटे शहरों के बीच में। इस इनॉग्रेशन से क्या होता है ना, गुजरात ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में एक बड़ा कदम आगे बढ़ा है और आने वाले टाइम में और भी शहरों में वंदे मेट्रो का नेटवर्क एक्सपैंड किया जाएगा, जो लोगों को कम्यूटिंग में convenience और speed provide करेगा। Now let's move on to our next question. Who is the first Pakistani woman to become an international cricket umpire? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? ऑप्शन नंबर बी, सलीमा इम्तियाज। तो सलीमा इम्तियाज जो है, ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान की पहली महिला है जो इंटरनेशनल क्रिकेट एम्पायर बनी है। ठीक है, ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि सलीमा ने एक ऐसा माइलस्टोन अचीव किया है जो पहले किसी और पाकिस्तानी महिला ने नहीं किया। उन्होंने अपनी हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ क्रिकेट अंपायरिंग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो क्रिकेट अंपायरिंग में उन्होंने एक अलग पहचान पूरे पाकिस्तान में बना ली है। सलीमा ने ये साबित किया कि वुमेन भी स्पोर्ट्स जैसे डोमेन में आगे बढ़ सकती है और बड़े रोल्स में कंट्रीब्यूट कर सकती है। उनका ये अचीवमेंट दूसरी लड़कियों के लिए भी इंस्पिरेशन है जो स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहती है। अब लेट्स मूव ऑन टू अ थर्ड क्वेश्चन। Which city has emerged as the biggest tourist center of उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटक केंद्र कौन सा शहर बनकर उभरा है? इट इज नन अदर देन आर अयोध्या रामनगरी, ऑप्शन नंबर सी। तो अयोध्या उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा टूरिस्ट सेंटर बनकर सामने आया है। राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन इस सिटी को और भी ज़्यादा पॉपुलर बना रहा है। अयोध्या का रिलीजियस और कल्चरल इम्पोर्टेंस लोगों को यहाँ अट्रैक्ट करता है। खासकर राम भक्तों के लिए ये एक पवित्र स्थल है। मंदिर के अलावा यहाँ के हिस्टोरिकल टेम्पल्स, घाट्स और फेस्टिवल्स भी टूरिस्ट के लिए बड़ा ड्रॉ है। ठीक है, अयोध्या को विकास प्रोजेक्ट के थ्रू भी एनहेंस किया जा रहा है ताकि ये और भी कन्वीनियंट और अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिकेटर डुनित वेलाजे हैज बीन नेम्ड ICC Men's Player of the Month for August 2024. He is a player of which team? क्रिकेटर डुनित वेलाजे को अगस्त 2024 के लिए 2024 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है। वो किस टीम के खिलाड़ी है? वो श्रीलंका के, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, वो श्रीलंका के खिलाड़ी है। तो डुनित वेलाजे जो ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अगस्त 2024 का अवार्ड जीत चुके हैं, श्रीलंका क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं। उन्होंने अपनी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंसेस के साथ सबका ध्यान खींच लिया, खासकर अपनी बॉलिंग और ऑलराउंड स्किल्स के थ्रू। डुनित ने अपने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस से श्रीलंका को मैचेस में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है, जिस वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया। उनकी अचीवमेंट उनके क्रिकेट करियर का एक बड़ा माइलस्टोन है और ये श्रीलंका क्रिकेट के लिए भी एक प्राउड मोमेंट है। Now let's move on to our fifth question.
World Ozone Day is celebrated every year on which day? It is celebrated on 16 September. Option number C, 16 सितंबर. ओके, तो वर्ल्ड ओजोन डे हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है. इस दिन का मकसद लोगों को ओजोन लेयर का इम्पोर्टेंस के बारे में जागरूक बनाना है, जो हमें सूरज के हार्मफुल यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है. यूवी का मतलब क्या होता है? यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा. लेट मी राइट इट हियर. ultraviolet rays. Okay, ultraviolet rays. 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. ओके, 1987 में, इसके बारे में हम आगे वाले एमसीक्यू में पढ़ने वाले हैं. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ है? 1987. ओके, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था, जिसमें केमिकल्स जैसे CFCs को रेगुलेट करने का डिसीजन लिया गया. कौन से केमिकल्स को रेगुलेट करने का डिसीजन लिया गया? CFCs. तो CFCs क्या होता है? CFC माने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को रेगुलेट करने का डिसीजन लिया गया, जो ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं. तब से लेकर आज तक इस दिन को ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए डेडिकेट किया गया है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Which ministry recently organized a dialogue on the theme Montreal Protocol Advancing Climate Action? तो हाल ही में किस मंत्रालय ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना थीम पर संवाद आयोजित किया? तो अभी हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे बताया था. तो अभी यहाँ पे देखते हैं किस मिनिस्ट्री में इसको आयोजित किया है. तो इसको क्या है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक डायलॉग ऑर्गेनाइज किया था, जिसका थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट चेंज एक्शन. ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, खासकर उन केमिकल्स को कंट्रोल करने के लिए जो ओजोन को डैमेज करते हैं, जैसे CFCs. CFCs मैंने आपको बताया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड HCFCs यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. तो इस डायलॉग का मकसद ये था कि किस तरह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को आगे बढ़ाते हुए क्लाइमेट एक्शन के एफर्ट्स को सपोर्ट किया जा सकता है. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने ओजोन डिप्लीशन के इशू को इफेक्टिवली एड्रेस किया है, लेकिन अब इस एग्रीमेंट को क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी एक इम्पॉर्टेंट टूल के रूप में देखा जा रहा है. ये डायलॉग एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और स्टेक होल्डर्स के बीच हुआ, जिसमें उन्होंने इस बात पर फोकस किया कि किस तरह ओजोन लेयर को बचाकर हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को भी कम कर सकते हैं. मिनिस्ट्री का ये एफर्ट इंडिया के एनवायरमेंटल पॉलिसीज को स्ट्रॉन्ग करने और ग्लोबल एनवायरमेंटल गोल्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है. Now let's move on to our next question. Next question क्या पूछ रहा है? Which ministry recently launched the Jan Sunwai portal to improve communication between stakeholders and authorities? किस मंत्रालय ने हाल ही में हितधारकों और अधिकारियों के बीच संवाद बेहतर करने के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया? तो ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑप्शन नंबर सी ने लॉन्च किया. ठीक है, तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है. इस पोर्टल का मकसद स्टेक होल्डर्स और अथॉरिटीज़ के बीच कम्युनिकेशन को सुधारना है.
जन सुनवाई पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां स्टेक होल्डर्स जैसे बिजनेस ओनर्स, ट्रेडर्स और पब्लिक अपने कंसर्न्स और कंप्लेंट्स डायरेक्टली गवर्नमेंट अथॉरिटीज तक पहुंचा सकते हैं। इस इनिशिएटिव से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और इश्यूज को टाइमली रिजॉल्व करना आसान होगा। मिनिस्ट्री का ये स्टेप गवर्नेंस को मोर रिस्पॉन्सिव और एफिशिएंट बनाने की तरफ एक इम्पॉर्टेंट कदम है। इस पोर्टल के थ्रू लोग अपनी ग्रीवांसेस को डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं और उन्हें ट्रैक भी कर सकते हैं, जो कम्युनिकेशन को और भी सीमलेस बनाता है। ठीक है, now let's see our next question. Which ministry implemented the PMKKY scheme? तो PMKKY स्कीम किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, यानी खान मंत्रालय, जो खान होता है ना, माइंस, उसके मिनिस्ट्री ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, तो PMKKY का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना PMKKY को मिनिस्ट्री ऑफ माइंस द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। इस स्कीम का मकसद माइनिंग अफेक्टेड एरियाज में लोगों की वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए काम करना है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के थ्रू माइनिंग से प्रभावित होने वाले एरियाज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाता है, जिसमें लोकल लोगों की हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट को बेटर बनाया जाता है। ठीक है, इस स्कीम के अंडर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यानी DMF का क्रिएशन किया गया है, जिसमें माइनिंग कंपनी से जो रेवेन्यू मिलता है उसका एक हिस्सा लोकल एरिया के डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। PMKKY ये से माइनिंग अफेक्टेड लोगों की ज़िंदगी इम्प्रूव होती है और उन्हें माइनिंग के नेगेटिव इम्पैक्ट से बचाने में मदद मिलती है। ये स्कीम इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सोशल वेलफेयर को भी बैलेंस करने का एक ज़रूरी इनिशिएटिव है, जो माइनिंग रीजन्स के लोगों की हेल्थ, लाइवलीहुड और एनवायरमेंटल क्वालिटी को इम्प्रूव करने में फोकस करता है। तो ये वाला जो आपका न्यूज़ है ना, वो द हिंदू में आया था एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम्स के हिसाब से। Now let's move on to our next question. Engineers Day is celebrated in India is celebrated to honor which famous Indian engineer? भारत में इंजीनियर्स डे किस प्रसिद्ध भारतीय इंजीनियर को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, सर एम विश्वेश्वरैया जी को ऑनर करने के लिए। तो इंडिया में इंजीनियर्स डे हर साल 15 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है? ये किया जाता है आपका 15 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि भारत के मशहूर इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया का सम्मान में होता है। सर एम विश्वेश्वरैया एक विजनरी सिविल इंजीनियर थे, जिन्होंने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स में बड़ी कंट्रीब्यूशंस दी थी। उन्होंने कृष्ण राजा सागर डैम और फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम जैसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में काम किया था, जो उनकी इंजीनियरिंग ब्रिलियंस का प्रमाण है। उनको 1955 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था उनकी आउटस्टैंडिंग सर्विसेज के लिए। इंजीनियर्स डे उनके कंट्रीब्यूशन को याद करने और इंजीनियरिंग प्रोफेशन के महत्व को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है, जिसमें नए इंजीनियर्स को इंस्पायर किया जाता है कि वो भी अपने स्किल से देश के विकास में योगदान दे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है,
Which country was recently affected by cyclone Benbika? तो it was ऑप्शन नंबर बी फिलीपींस। तो हाल ही में किस देश को चक्रवात बेनविका ने प्रभावित किया? तो फिलीपींस को किया है। ठीक है, तो हाल ही में साइक्लोन बेनविका ने फिलीपींस को प्रभावित किया। ये एक पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन था जो फिलीपींस के कई हिस्सों में काफ़ी तबाही लेकर आया। साइक्लोन के कारण जोरदार हवाओं और हेवी रेनफॉल ने इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया और लोगों की डेली लाइफ को डिसरप्ट किया। साइक्लोन की वजह से फ्लडिंग और लैंडस्लाइड जैसे इंसिडेंट्स भी हुए, जिससे कई लोगों को अपने घर छोड़कर सेफर जो एरिया है जाना पड़ा। फिलीपींस जो अक्सर ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स का सामना करता है, उन्होंने अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज को एक्टिवेट किया ताकि लोगों को सेफ्टी और रिलीफ ऑपरेशन में टाइम पे मिल सके। तो ये था आज का न्यूज़ से रिलेटेड MCQs। अगर आपने यहाँ तक देखा है सो थैंक यू सो मच। तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को देखकर एक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल की आइकॉन जो है ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।